हाय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो बीपीएससी एईडीओ है तथा बिहार एसआई और आदि जितने भी बिहार की परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जीएस को हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे थे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको जैन और बौद्ध धर्म तक की उत्पत्ति तक हमने डिस्कशन किया था। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो महाजनपद युग जो है वहां से शुरुआत करेंगे और आज प्राचीन भारत के इतिहास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। देखिए, इसमें वो सारे फैक्ट हमने ऐड किए हैं जो जितने भी टाइप के जो बिहार में एग्जाम्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर ऐड किया गया है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपके जो फैक्ट है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आइए शुरू करते हैं। 16 महाजनपद जो है इनके बारे में जो फैक्ट बताऊंगा वो भी आप याद रखिएगा। जो 16 महाजनपद है इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, ये दो ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक का नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो एक जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए इन 16 महाजनपद को देखते हैं कि कौन सा महाजनपद कहां पर है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम बात करें अंग महाजनपद की। यह बिहार में है अंग महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी जो थी वो चंपा थी, और ये जो मुंगेर और भागलपुर का जो एरिया है वहां पर यह महाजनपद था। दूसरा महाजनपद ये भी बिहार में था, मगध महाजनपद, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमें बातें करनी। इसकी राजधानी थी ग्रीवरज या राजगिरह। ग्रीवरज यह राजगिरह प्रारंभिक राजधानी थी, जो गया और पटना का क्षेत्र है वहां पर यह अवस्थित था। तीसरा है काशी। काशी इसकी राजधानी भी काशी थी, और जो बनारस का क्षेत्र है यह वहां पर अवस्थित था। तो काशी याद रखिएगा, जो बनारस का क्षेत्र है ये काशी महाजनपद था। वत्स उत्तर प्रदेश में है, यह भी इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जो प्रयागराज का क्षेत्र है वह ही वत्स महाजनपद था। कोसया इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, अयोध्या क्षेत्र है, उसे ही इसे कहा जाता था। नेक्स्ट है सूर्यसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। फिर है पंचाई, इसकी राजधानी अहिच्छत्र और कामपय थी, ये जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पर था। कुरु महाजनपद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मेरठ और ईस्टर्न जो हरियाणा का क्षेत्र है उसको कह सकते हैं। मत्स्य महाजनपद इसकी राजधानी विराटनगर और यह जयपुर के क्षेत्र में। चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी जो है सोथिवती या बांदा जो क्षेत्र है यह है, और यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में था। अवंती इसकी राजधानी, अवंती दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। तो उत्तरी और दक्षिणी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका देखिए ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर था। गंधार इसकी राजधानी तक्षयासी, रावलपिंडी जो क्षेत्र है पाकिस्तान का उसके क्षेत्र में। वहीं जो कंपोज जिसकी राजधानी जो पूंछ थी, यह जो रजौकरी जो क्षेत्र है हजीरा कश्मीर का क्षेत्र जो है वहां पर थी। असमक जिसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठन थी, यह जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। वज्जी ये वैशाली बिहार में है, और मय महाजनपद कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, वज्जी जो था वो सबसे पुराना संघ था एक। तो वज्जी जो है एक संघ था जो सबसे पुराना संघ था, और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। इसी संघ में भगवान महावीर का जन्म होता है। अब याद रखिएगा कि 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद तो कहां हैं? 3 जो हैं वो कहां पर है? बिहार में। 3 महाजनपद कौन कौन से हैं? एक है अंग, एक है मगध, और एक है वज्जी, वज्जी संघ। ये 3 तो बिहार में हो गए। 8 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 8 जो है उत्तर प्रदेश में, तो 8 3 11 हो गए। बचे 3, तो एक है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। एक है राजस्थान में, राजस्थान में। तो कितने हो गए? देखिए 11 और 2 13। ठीक है, 8 3 11 12 13, बचे 3। ठीक है, तो एक है, देखिए इसका 2 है, यानी कि एक है गंधार जो कहां है? भारत के बाहर, और एक है कंबोज। ये भी कह सकते हैं कि जो हजीरा कश्मीर पाकिस्तान जो क्षेत्र वैसे तो ये तो 2 कहां हो गए? बाहर कह सकते हैं। एक है गंधार, गंधार, एक है कंबोज।
एक बचा वो है अश्मक, जो कहां पर है, दक्षिण भारत में है। तो ये हो गया पूरी तरीके से 16 महाजनपद। तो एक ही महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, उसका नाम क्या है, वो है अश्मक। इसकी राजधानी पैठन, और ये किस नदी किनारे है, तो ये है गोदावरी नदी के तट पर। इतने सारे जो है इनकी राजधानी जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा जो है वो है मगध महाजनपद। तो आइए मगध के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मगध महाजनपद के बारे में चर्चा करते हैं। मगध महाजनपद जो है, अगर हम इसकी बात करें शुरुआत में, तो मगध जो है इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी तो थी क्या, वो थी राजगिरह या गिरिव्रज। फिर इसकी दूसरी राजधानी कुछ समय तक वैशाली रहती है, और अंत में इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र हो जाती है, ठीक है, जिसको पटना कहते हैं। मगध महाजनपद की बात करें तो यहां पर प्रारंभिक जो वंश है वो है हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है। फिर आता है नागवंश, हर्यक वंश का कहता है शिशुनाग, इसकी स्थापना करता है नागवंश। नागवंश का आता है नंदवंश, ठीक है। महापद्मनंद इसकी स्थापना करता है, और महापद्मनंद के जो अंतिम शासक है घनानंद, उनको हरा करके स्थापना होती है मौर्य वंश की, ठीक है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का अंतिम शासक की हत्या करके फिर शुंग वंश की स्थापना होती है, जो, ठीक है, शुंग वंश के बाद कौन सा आता है, कर्ण वंश आता है। और इस तरीके से ये मगध महाजनपद की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का जो शासक है वो है बिंबिसार। कौन है, बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिंबिसार के बारे में रखिएगा कि बिंबिसार ने अपना एक वैद्य है जिसका नाम है जीवक, चिकित्सक है जीवक। इस जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के पास भेजा था। किसके पास, चंड प्रद्योत के पास भेजा गया था, ठीक है। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु जो है वो हत्या करता है, और अजातशत्रु इसकी हत्या करके राजा बनता है। और फिर अजातशत्रु को उसके पुत्र द्वारा हत्या की जाती है, और इस वजह से इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिताओं की हत्या कर करके आगे शासक बन रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं, इतनी कहानी में बता दी आपको, और फिर आगे देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन क्यों क्या पूछा है कि अजातशत्रु जो है मगध और कौशल्य के मध्य संघर्ष प्रारंभ किसने किया था, किसके समय होता, अजातशत्रु समय। बिंबिसार शासक था, तो ये हर्यक वंश का था, अभी बताया मैंने आपको। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक क्या था, जीवक था, ठीक है। और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है, तो मगध की राजधानी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिंबिसार कहां का राज करता था, मगध पे। वही बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए, ठीक है। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो उदयन जो था, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके इसको अपनी राजधानी बताया था। तो याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने ही बनाया था, ठीक है। और कायाशोक जो था, इसने राजधानी बनाया था वैशाली। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट करें कि अवंती, उत्तरी अवंती जो है इसकी राजधानी क्या थी। तो मैं बताता, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन, और दक्षिणी की राजधानी क्या थी, अवंती। अवंती राजा था चंड प्रद्योत, इसी के उपचार हेतु जीवक वैद्य को भेजा था किसने, बिंबिसार ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र हुआ करता था। तो मय जो था वो गणतंत्र था, और इसी प्रकार से वज्जी भी था। वज्जी एक महासंघ था, वज्जी संघ, जहां गणतंत्र व्यवस्था थी, गणतंत्र व्यवस्था थी, और इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। सबसे प्राचीन गणतंत्र, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज में, करें मगध की प्रारंभिक राजधानी बताया। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज हुआ करती थी, राजगिरह होती थी। अजातशत्रु किस वंश का था, हर्यक वंश का था। देखिए क्या कह रहे हैं, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली की स्थापना किसने की थी, तो ये यक्षिमी के द्वारा की गई थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहां थी, यहीं पर थी, वैशाली में थे। 16 महाजनपद की सूची किसमें हम प्राप्त होती है, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास होता है। वत्स की राजधानी में कहां पर, वत्स जो है प्रयागराज के आसपास जो क्षेत्र है उसके आसपास का ही गंगा के मैदान में कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण कहां शुरू हुआ था, तो देखिए महाजनपद युग में ही द्वितीय नगरीकरण होता है। प्रथम नगरीकरण आप जानते हैं, प्रथम नगरीकरण
जो सिंधु सभ्यता है उसको कहते हैं। और द्वितीय नगरीकरण जो होता है वो गंगा के मैदान में महाजनपद युग में होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के फैक्ट हैं। अगर आप इन फैक्ट को सुनते हैं तो आप यही बार बार रिपीट होते हैं। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? बताया था मैंने आपको, कौशाम्बी वत्स की राजधानी जो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। छठी एवं चौथी ईसा पूर्व के मध्य सबसे ताकतवर महाजनपद कौन था? वो था मगध। मगध साम्राज्य का वो शहर जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर है, वो है पाटलिपुत्र, जो राजधानी हुआ था। उसी प्रकार राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा था, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई राजधानी थी। इंपॉर्टेंट, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी बताया था, ये गिरिब्रज हुआ करती थी, प्रारंभिक राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी, ये हो चुका है। चंपा किसकी राजधानी थी? तो ये अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, चंपा। इतनी बातें अगर आप इससे याद रखते हैं तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर युग के बारे में। आप जानते हैं कि जो मौर्य वंश है, ठीक है, जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हरा करके? तो अंतिम जो शासक है, अंतिम नंद वंश का शासक जो है, जिसका नाम है घनानंद। कौन है? घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य जो है हराता है अपने गुरु, जिसका नाम है चाणक्य, की मदद से, ठीक है। घनानंद के बारे में याद रखना कि घनानंद के समय ही जो सिकंदर का आक्रमण होता है वो किसके समय में होता है? तो घनानंद के समय में ही होता है, परंतु सिकंदर वापस जाता है, इससे युद्ध नहीं होता है। वही याद रखिए कि जो नंद वंश है इसकी स्थापना महापद्म नंद द्वारा की गई थी, महापद्म नंद द्वारा की गई थी, जिसने अपने आप को सर्वछत्रांतक या द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी। इसे द्वितीय परशुराम कहते हैं, ठीक है, द्वितीय परशुराम कहा जाता है, ठीक है। तो किसको? महापद्म नंद को। इसको सर्वछत्रांतक की उपाधि भी दी जाती है, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करके, ठीक है, और किसकी मदद से? अपने गुरु जो है वो है, ठीक है, चाणक्य की मदद से। अब देखिए आगे, फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार शासक बनता है। अब बिंदुसार के बाद उसका पुत्र जो है अशोक शासक बनता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के बारे में इतना याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त जी की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, प्रथम बात, ठीक है। इसी के समय मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडिका। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस इंडिका में भारत में कहा गया है कि 7 प्रकार की जातियों का वर्णन, कितने? 7 प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया है। वहीं इसने कहा है कि इसमें भारत में दास प्रथा नहीं थी। वहीं जो चाणक्य है, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? वह है अर्थशास्त्र। इसके बारे में याद रखिए, जो अर्थशास्त्र है यह है राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। किसकी? राजनीति विज्ञान की, ना कि अर्थव्यवस्था की। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में इसने जैन धर्म स्वीकार किया था, और जैन धर्म की जो पद्धति होती है जिसमें उपवास करके प्राण त्यागते हैं, जिसको कहते हैं संयतना पद्धति, इस पद्धति से श्रवण बेलगोला, कहां? श्रवण जो बेलगोया है कर्नाटका में, वहां जाकर प्राण त्यागे थे भद्रबाहु के नेतृत्व में। किसके? भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इतनी बातें अगर याद रखेंगे आप, ठीक है। एक बात और कि इसने जो यवन शासक है उसको पराजित किया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, और उसकी बेटी से विवाह भी किया था, ययना से, ठीक है। तो यवन शासक को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह भी किया था। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। बिंदुसार जो है उससे बहुत ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं बनता है, अशोक से अब प्रश्न बनेंगे। तो आइए अशोक के बारे में चर्चा करते हैं।
अशोक की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, तो अशोक के जो क्या है स्क्रिप्ट है, एडिक्ट है, तो या जो लेख है, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये जो है ये किस में लिखे गए, तो ब्राह्मी, मोस्टली तो किसमें, ब्राह्मी लिपि, और भाषा कौन सी है, प्राकृत। जिसको सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जेम्स प्रिंसिप को। किसको दिया जाता है, जेम्स प्रिंसिप को इसका श्रेय दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो देखो प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के जो स्तंभ लिपि है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, हमारी ब्राह्मी है। वैसे खरोष्टी और अरामाइक भी है जो पश्चिमी भारत में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अशोक की जो वो है ब्राह्मी, ठीक है। वहीं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, बताया था। निम्न शासक ने हर्ष के समय शासन किया, भास्कर वर्मन, ये यहाँ बीच में आ गया, बाद में करेंगे। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका लकड़ी से बना हुआ इसका जो फोर्ट है महल प्राप्त हुआ है, ये कहां से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये प्राप्त हुआ है कुम्भरहार पटना से। कहां से प्राप्त हुआ है, कुम्भरहार पटना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी शताब्दी के आसपास जो, अच्छा एक चीज है कि एक सुदर्शन झील है, क्या है, सुदर्शन, ठीक, सुदर्शन झील जो है ये कहां पाई गई है, एक तो ये याद रखिएगा, तो ये है जो गुजरात में। इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य का एक सेनापति जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, इसने निर्माण करवाया था। यह जानकारी हमें प्राप्त होती है जूनागढ़ का एक अभिलेख, किसका है ये है रुद्र दमन का। किसका है, रुद्र दमन का। रुद्र दमन ने इसी को बाद में इसकी मरम्मत करवाई थी। क्या कराई थी, इसकी मरम्मत कराई थी, और ऐसा कहा जाता है कि बिना जनता पर किसी भी प्रकार का कर आरोपित किए हुए इसकी मरम्मत करवाई गई थी। तो इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो किसने निर्माण करवाया, कहां पर है, और इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, वो मैं बता दिया आपको, ठीक है। तो देखो क्या है, यही दिया है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने, रुद्र दमन ने। मरम्मत किसने करवाई थी, रुद्र दमन ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, बिंदुसार को वह दिव्य अवधान। मौर्य के समय में संकट शोधन जो था वो एक फौजदारी कोर्ट हुआ करता था, संकट शोधन फौजदारी कोर्ट होता था। समाहर्ता जो था वो महासंग्रहकर्ता या टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मौर्य काल में शासकीय जो भूमि होती थी उससे जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता कहा जाता था। तो शासकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको क्या कहते थे, सीता कहते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रारंभिक केंद्र कौन सा था, तक्षशिला था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसी को विष्णुगुप्त भी कहा गया, चाणक्य भी कहा गया। देखिएगा कौटिल्य का नाम क्या है, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये दोनों ही नाम किसके हैं, याद रखिएगा। इनकी जो पुस्तक है उसमें 15 अधिकरण है। कितने चैप्टर हैं, 15 अधिकरण में इसको बांटा गया है, ठीक है। इसका देखिए, अशोक ने जानते हैं बौद्ध धर्म शुरू किया था, तो अशोक के जो सहायक है उसमें त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की विश्वास प्रकट करने का जो प्रमाण है वो कहां से प्राप्त होता है, भाब्रू से। वहीं इसी भाब्रू में ही उसने स्वयं को मगध का सम्राट भी अपने आप को घोषित किया है। अशोक के सहायकों में प्रयुक्त भाषा कौन सी बताया था, प्राकृत है, जिसको किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप ने, ठीक है। और अशोक को अपने आप को स्वयं को किस नाम से पुकारता है, प्रियदसी या प्रियदसी यानी प्रियदसी अर्थात देवताओं का प्यारा। एक अभिलेख है जिसमें यह बताया गया है कि अशोक के समय में सूखा पड़ा था और बहुत सारे लोग मारे गए थे, दुर्भिक्ष पड़ा था, वह सोहगौरा अभिलेख, इंपोर्टेंट याद रखिएगा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, प्रथम साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त की, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और इसमें मौर्य युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये बता चुका हूं जूनागढ़ के बारे में और रुद्र दमन के बारे में, ठीक है। पाटलिपुत्र को किसने राज्य बनाई, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्ति की, चंद्रगुप्त मौर्य था,
जिसने दक्कन में राज्य किया था। ठीक है, दक्कन तक विजय प्राप्त की थी। किसके ग्रंथ बताइए मैंने आपको कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, वो है विशाखदत्त। इसकी पुस्तक नाम है मुद्रा राक्षस। ये चाणक्य कौन का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो ये जोन्स जो है, विलियम जोन्स, उन्होंने बताया कि सेंड्रोकोटस किसको कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक बताई आपको, ये शासन से संबंधित है, यानी कि राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से बख्शीश के रूप में 500 हाथी प्रदान किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में 500 हाथी प्राप्त किए थे। और इसी सेल्यूकस निकेटर जो है, इसकी पुत्री जो है ये ना, इससे विवाह भी किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हरा करके। और इसी का जो दूत था वो कौन था? मेगास्थनीज था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है, तो इंडिका, ये सब बातें हो चुकी हैं। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्ग बताए थे कि मौर्य साम्राज्य में जो शासन है, जो जातियां हैं, वो 7 वर्गों में विभाजित किया किसने? मेगास्थनीज ने। इंडिका एक मेगास्थनीज की पुस्तक है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था? पौत्र था, यानी कि पोता था, क्योंकि चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा बाद उसका पुत्र अशोक। मौर्य शासक अशोक की पत्नी का नाम जो है वो कारुबाकी है, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में नहीं था, तो श्रीलंका जो था, सियोन जो क्षेत्र था, वह अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। यहां पर उसने अपनी पुत्री और पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है, और पुत्र का नाम था महेंद्र। इन दोनों को यहां भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु इसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। कहां पे? श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अशोक के शासन में बौद्ध सभा का आयोजन था। मैं बताया था कि पीछे वीडियो बता चुका हूं कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय में हुई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में कश्मीर में। अशोक ने किस पर विजय प्राप्त की थी? आप जानते हैं, कलिंग विजय प्राप्त की थी। और इसी के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, जिससे उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो ये आप जानते हैं कि इसकी हत्या की थी शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश की। और शुंग वंश के समय पुष्यमित्र समय पतंजलि यहाँ पे इनके गुरु थे। ठीक है, इसने राजसूय यज्ञ किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है? तो जो जनजातियों द्वारा जोती गई भूमि है उसे सीता भूमि कहा जाता था, और इससे जो आय प्राप्त होता था उसे सीता कहा जाता था। मौर्य वंश के बाद बताया आपको शुंग वंश की स्थापना हुई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित था, जो मौर्य वंश के बाद का ही वंश था। ठीक है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में याद रखिए, यह दक्कन के क्षेत्र में शासन करता था और ये स्वयं को ब्राह्मणवादी मानते थे, ब्राह्मण धर्म से एसोसिएट करते थे। इनको ये अपने माता के नाम से जाना जाते हैं, तो मातृवंशी भी जाने जाते हैं। जैसे गौतमी पुत्र है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने सीसा और पोटीन के सिक्के जारी किए। किसके? सीसा और पोटीन के सिक्के जारी किए, और इन्होंने प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौर्य वंश के समय में आहत सिक्के, क्या आहत सिक्के उपयोग होते थे, या पंचमार्क कोइन कहते हैं। क्या? पंचमार्क कोइन उपयोग होते थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं आगे, देखिए कह रहा है कि शुंग वंश के बाद कौन से शासन आए? तो निकालता है शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने शासन किया। राजा जो खारवेय है, इसका नाम जो रहा है हाथी गुम्फा अवयक से। देखो, जो खारवेय है इसके 2 गुफाएं हैं। ठीक है, खंडगिरी और उदयगिरी। खंडगिरी एवं उदयगिरी। इन्हीं उदयगिरी पर एक अवयक प्राप्त होता है जिसको कहते हैं हाथी गुम्फा अवयक। इंपॉर्टेंट है, ये जो खारवेय थे ये उड़ीसा के क्षेत्र में राज्य करते थे, उड़ीसा के क्षेत्र में। यहीं से, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ऐसा मानते हैं कि जो ये है खारवेय, इसको हराया था किसने? नंद वंश शासक जो पदम नंद है, महापदम नंद जो है, उसने हरा करके यहां से एक जिन की मूर्ति थी, ठीक है, जैन जो है उनकी मूर्ति थी, जो यहां से उठा करके ये गया था। कौन? महापदम नंद। ठीक है,
आगे देखिए, ठीक है, इसका देखिए, कह रहा है कयंग नरेश खारवई हाथी गुम्फा प्रशस्ति प्राकृत भाषा में है। शक संवत की स्थापना का श्रेय कुषाणों को दिया जाता है। वह शासक जिसके युग में बौद्ध गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के समय ऐसा हुआ था, क्योंकि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। कौन सी? चौथी। और इसी के समय जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में टूट गया था, और ये महायान जो है वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। तो किसके समय में ऐसा हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के समय में। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो कुषाण शासक जो है विम कटफिसेस, उसने ऐसा किया था। तो विम कटफिसेस जो है उन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। गंधार चाहिए जो है मूर्ति निर्माण की, ये भी कुषाणों के समय में ही विकसित हुई थी। कनिष्क के शासन में बौद्ध संगीति का आयोजन था। चौथी बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। सांची का जो स्तूप है ये मौर्य वंश से संबंधित है, अशोक के समय का। वह है पुरातात्विक स्थान जो मौर्य राजप्रसाद से बताया था, जो पटना का कुम्भलहार क्षेत्र है, वहां पे मौर्य राजप्रसाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित तांबे की प्लेट कहां से प्राप्त हुई है? इसको ताम्रपत्र कहा जाता था। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो बराबर की गुफाएं हैं, अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को दान की थी। किसको दान की थी? आजीवक संप्रदाय को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वो किस वाला था? वुड का बना था, लकड़ी का बना था, बताया था मैंने आपको। भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों द्वारा, सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा, परंतु सबसे ज्यादा कुषाणों द्वारा, वो भी विम कटफिसेस द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मयंद पनो है, ये व्यापारिक मार्ग नहीं है, ये नागसेन और कुषाण शासक जो मयंद है इनके बीच का चर्चा है। तो इसी में इसको कहा जाता है मयंद पन्हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, कह शक वंश की कर्दम शाखा का संस्थापक कौन था? तो चष्टन था। जो शक वंश की एक शाखा थी जिसका नाम था कर्दमक, उसके चष्टन उसका संस्थापक था। जो कायाशोक था वो किस वंश समय था? शिशुनाग वंश से संबंधित था। इसने शिशुनाग वंश जो है, नाग वंश जो है, इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। और उसके बाद जो काकवर्ण है, कायाशोक है, इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है? द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर होती है? वैशाली में, क्योंकि इसने मगध की राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम अजातशत्रु के समय में होती है। ठीक है, मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक हाथी स्थापित है, ये कहां पर है? तो ये है संकीसा का स्तंभ जिस पर एक हाथी स्थापित है। यौरिया अरेराज, और ये कहां पर? बिहार के पश्चिमी चंपारण में। यौरिया अरेराज और यौरिया नंदनगढ़, ये दोनों ही। ठीक है, नंदनगढ़ ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बैल का ऊपर चित्र बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सांची स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक में था, बताया था अशोक ने बनवाया था इसको। जिस स्थान के स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है वह है, तो अशोक की जो प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है वह है कंगन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यों के करों का पूरे जो एकत्रित करने का काम किसका था? सन्निधाता। सन्निधाता जो था वो टैक्स को इकट्ठा करता था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण जिसमें चैन संत के साथ गया था, तो भद्रबाहु के साथ, और वहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। चाणक्य को किस नाम जाना था? बता दिया मैं आपको, विष्णुगुप्त से। सारनाथ जो यान कौटिल्य है अशोक के समय का है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब वही बार बार रिपीट होंगे, तो हम इसको खत्म करते हैं। सिकंदर महान ने भारत में आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व में। उस समय भारत पे जो राज था वो नंद वंश का शासन कर रहा था। नंद वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, सुई घनानंद, बृहद्रथ नहीं, घनानंद। अंतिम शासक कौन था? घनानंद शासन कर रहा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यूनानी स्रोतों से मैं अग्रगीज और जो है और जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया है? तो ये घनानंद के बारे में कहा गया है। अग्रमीज किसको कहा गया है? घनानंद को। यूनानी राज्य मेगस्थनीज भारत आया था, ये बार बार रिपीट हो रहा है, अब इनको छोड़िए। यहां से देखिए, ठीक है, जिस स्रोत के बारे में कहा जाता है कि यह अशोक ने श्रीनगर को शहर बनाया था,
किस जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? वह है राजतरंगिणी जो है, वो कल्याण की राजतरंगी जो है, जिसमें कश्मीर का इतिहास प्राप्त होता है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, योग दर्शन किसने किया था? तो पतंजलि बताया था आपको। और ये किसके राजगुरु थे? तो ये थे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के, इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, शुंग वंश बताया मैंने, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी। ठीक है, और एक कालिदास का नाटक है जिसका नाम है, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। ये जो अग्निमित्र है ये पुष्यमित्र शुंग के ही शुंग वंश का था, तो ये नाटक भी इसी संबंधित है। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी कब आए? तो देखिए सर्वप्रथम कौन आए थे? यवन, फिर शक, हूण और फिर कुषाण। इस तरीके से इनका आगमन है, याद रखिएगा। आयुर्वेद के महान विचारक चरक जो थे वो किसके युग में थे? तो चरक का संबंध जो है वो कनिष्क के समय से है। कनिष्क की राजधानी पुरुष या पेशावर थी, पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, कनिष्क के शासन में है बौद्ध संगीत थी, का आयोजन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी डेरियस था, डेरियस प्रथम। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला जो शक संवत है उसकी शुरुआत कनिष्क के द्वारा ही की गई थी। यह जो कनिष्क का शक संवत है, ऐसा उससे जानकारी प्राप्त होती है कि 78 ईसा पूर्व में इसके राज्याभिषेक हुआ था और तभी से ही इसने शक संवत को आरंभ किया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं संगम युग के बारे में। संगम युग में उरैयूर जो था वो विख्यात था, तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। संगम काल में ही तमिल में महाभारत को लिखी गई है, जिसको कहते हैं वियुपुतुर। ठीक है, अब आते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, झांसी के पास जो देवगढ़ मंदिर है और प्रयागराज के पास जो गढ़वा मंदिर है से बनी जो मूर्तियां वो किस युग की हैं? तो ये गुप्त युग की हैं। ठीक है, देखिए गुप्त युग के प्राचीन मंदिरों में बात करें तो एक तो है देवगढ़ जो झांसी के पास जो है वहां पर है यजतपुर में। ठीक है, और वहीं दूसरा है एक, ठीक है, ईंटों से बना मंदिर है जो भीतरगांव कानपुर में स्थित है, भीतरगांव कानपुर में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखिए कह रहा है कि चेर वंश की राजधानी क्या थी? तो चेर वंश की राजधानी जो थी वो थी कुरूर या करूर। एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त से संबंधित है और इसी में है प्रथम बार सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका? सती प्रथा का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। हरिसेन जो था गुप्त वंश का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। और इस हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इसकी प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जो संस्कृत में चंपू ये में, याद रखिएगा, जिसमें पद और गद्य दोनों है। ठीक है, तो ये हो गया। गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो था चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा जो है वो इसकी स्थापना किसने कराई थी? समुद्रगुप्त। यहाँ से परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। वहीं जो नालंदा है उसकी स्थापना किसने कराई थी? नालंदा महाविहार की स्थापना किसने कराई थी? ठीक, महाविहार की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। ठीक है, याद रखिएगा, कुमारगुप्त। अब आइए देखिए नेक्स्ट, कह रहे कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है किसको? समुद्रगुप्त को ही। ठीक है, प्रयाग स्तंभ जो है कि 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के शासकों का जिक्र किया गया है। कितने आर्यवर्त शासकों का जिक्र है? तो 9। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति बताई मैंने आपको, हरिसेन ने करवाई थी, हरिसेन ने की थी। ये कवि तक इसका समुद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त, हाँ समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? तो गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। नगरों का क्रमिक पतन प्राय इसी समय में हुआ है। वह वंश जिसने मंत्रियों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गुप्त वंश ही था। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग, यानी 1/6 भाग। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग में अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है। आर.एस. वर्मा ऐसा कहते हैं, आर.एस. शर्मा सॉरी। स्वर्ण मुद्राएं और उनके अभिलेख नाम अंकित करने का
जो है वो दीनार कहा गया है। तो जो सोने की मुद्रा है उससे क्या कहा गया है, दीनार, और जो चांदी का है उसको कहा गया था रूपक। जो चांदी की जो मुद्रा होती थी उसको रूपक कहते हैं, और जो सोने की मुद्रा उसको दीनार कहा गया है। इंपॉर्टेंट है गुप्त युग में। ठीक है, वह बंदरगाह जो गुप्त युग में उत्तर भारतीय व्यापार के उपयोग था वो था ताम्र युक्ति। पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आर्यभट्ट ने की थी, और सूर्योदय के बारे में जानकारी दी थी, ये भी गुप्त युग के समय में। वह भूमि जिसको अपहृत कहा गया है, यानी ऐसी भूमि जिसको जोता न गया हो उसे अपहृत कहा गया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य शासक था गुप्त वंश का, जानते हैं आप। इसका जो एक स्तंभ है मैरोई का स्तंभ जो है, इसमें चंद्र राजा के वर्णन है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया था और सकारी उपाधि धारण की, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सुपारा, काम्बे और भरोच को स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था। इसको विक्रमादित्य भी कहता है स्वयं को। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसने रामगुप्त की हत्या की थी। ठीक है, रामगुप्त की हत्या करके यह सत्ता प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हूणों को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक बताया था विशाख दत्त की है। इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, परंतु ये पुस्तक है गुप्त वंश की। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक भी किसका है, विशाख दत्त का ही है। तो देवी चंद्रगुप्तम और विशाख दत्त का है, और मुद्रा राक्षस भी। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन कौन करता है, तो अमर कोश में कहा गया है, यह अमर सिंह की रचना है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध जो ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है, वाग्भट्ट। तो अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है, वाग्भट्ट। कवि कालिदास कुमार संभवों की रचना किसने की है, कालिदास ने की है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋतु संहार, ये भी इन्हीं की रचना है, ऋतु संहार। ठीक है, वहीं जो है अभिज्ञान शकुंतलम, यही इनकी रचना है। ठीक है, मेघदूतम, मेघदूतम ये भी इनकी रचना है। और अभी बता दें आपको, ठीक है, अग्निमित्रम जो है मायावी का अग्निमित्रम, ये भी इन्हीं की रचना है। तो याद रखिएगा, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, कालिदास की हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमने इसको डिस्कस किया है। बाकी देखिए वही है, कर्नाट वंश का शासक जो था वो था, संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी, नान्यदेव ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था जो हरि सिंह था, इसके बारे में बाद में बात करूंगा मैं थोड़ा सा। नालंदा की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश के शासक किसने, कुमारगुप्त ने। इसका विनाश किसने किया था, वो था मुस्लिम आक्रमणकारी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और इसी के समय ही पता है कि कर्नाट वंश का शासक कौन था, हरि सिंह था। तो ये है। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा आया था अध्ययन करने, ये सब जानकारी तो आप पता ही है। थानेश्वर राजधानी किसकी थी, तो वर्धनों की थी, और हर्षवर्धन इसी वंश का शासक था। हर्षचरित जो रचना है वो बाणभट्ट ने की है, जो हर्ष के बारे में है। ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में ही आया था। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, ह्वेनसांग। ठीक है, चीनी यात्री। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, और इसका प्रमुख शासक कौन था, हर्षवर्धन था। चीनी यात्री युआन च्वांग जिसका ह्वेनसांग नाम है, वह 629 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, तो यहां तक इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे जो है बाकी दासतरंगिणी किसकी पुस्तक है वो सब बता दी मैंने आपको। ठीक है, करारता अर्जुनियम जो है ये याद रखिए भारवी की पुस्तक है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, और गुप्त वंश संमत जो है वो 319 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। तो ये हो गया हमारा मोटी मोटी जो बातें हैं गुप्त वंश तक हमने खत्म कर दिया है। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, और पूरी तरीके से थोड़ा सा और फैक्ट ऐड करूंगा। ठीक है, और जहां से हम पूरी प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो। जय हिंद, धन्यवाद।